नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी ने मौलाना आज़ाद के नाम से हमारे देश में जो फेलोशिप दी जाती थी, जिसको मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप कहा जाता था, वो कैंसिल कर दी है। सूचना कैसे आई? सूचना आई, तेलंगाना में प्रदर्शन हुए, आंध्रा में प्रदर्शन हुए, जेएनयू में प्रदर्शन हुए, आयसा ने प्रदर्शन करे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन चल रहे हैं, जामे मिलिया इस्लामिया में प्रदर्शन चल रहे हैं। माइनॉरिटी को लेकर कांग्रेस के एक मिनिस्टर ने राज्यसभा में प्रश्न उठा दिया। कांग्रेस के एक राज्यसभा के सदस्य जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, उन्होंने राज्यसभा में प्रश्न उठा दिया और उन्होंने ये कहा कि माइनॉरिटी को दबाने का प्रयास चल रहा है। 2009 में कांग्रेस की सरकार के द्वारा ये फेलोशिप शुरू किया गया था, वो भी सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन ये कहती है कि भाई जो माइनॉरिटी है वो माइनॉरिटी पिछड़े हैं, वो एजुकेशन में ज़्यादा नहीं है, उनका उत्थान की आवश्यकता है। तो उस समय की केंद्र सरकार ने खूब सारी फेलोशिप्स, रिसर्च के लिए और तमाम तरह के फंड जारी कर दिए थे। और मज़े की बात यह है कि एक स्टूडेंट को 16,000 रुपये से लेकर और 35-40 हज़ार रुपये महीने तक मिलती है। आप सोचो कि इन रिसर्च स्कॉलर्स को क्या काम करने की आवश्यकता है, क्यों ये देश में काम करें। 40 हज़ार रुपये मंथली इनको मिलते हैं। तो पहले 2 वर्ष 20,000 रुपये मिलते हैं, कुछ दूसरी स्कॉलरशिप्स हैं, मतलब फेलोशिप के तमाम तरह के जेआरएफ और ये वो। तो उनमें पहले वर्ष में अंदाज़ा है 25, जहाँ तक मुझे जानकारी है 25-30 हज़ार रुपये मिलते हैं। दूसरे वर्ष मतलब पहले 2 वर्षों में, पहले वर्ष कुछ कम मिलता है, दूसरे वर्ष ज़्यादा मिलता है, तीसरे वर्ष से वो 30-35 हज़ार रुपये मिलते हैं। एक रिसर्च कर ली। अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, उस नई एजुकेशन पॉलिसी में एमफिल ख़त्म कर दिया गया है और एमफिल मास्टर ऑफ फिलॉसफी के लिए ये स्कॉलरशिप मिलती है, ये फेलोशिप मिलती है। तो इसको कैसे जारी किया जा सकता है? तो वो पीएचडी के लिए मिलती है, इसके लिए मिलती है। क्या कारण है इस तरह की फेलोशिप देने का? ये लोग रिसर्चर्स फ्री छोड़े जाते हैं ताकि ये रिसर्चें करें, देश में योगदान दें। देश की सरकार को अपनी जो इनकी रिसर्च है वो प्रोवाइड करें ताकि संसद उस विषय पर इनकी रिसर्चों के आधार पर देश में कुछ क्रांति कर सके। अब नाम तो दिया था मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद का इतिहास इसलिए जानना ज़रूरी है। स्मृति ईरानी जी ने क्या कहा ये जानना ज़रूरी है, और इसके पीछे कितना फंड दिया जाता था, टोटल फंड कितना था और ये लोग कर क्या रहे थे, ये जानना ज़रूरी है। तो उससे पहले मौलाना आज़ाद के नाम से दिया गया, तो मौलाना आज़ाद को समझना चाहिए। मौलाना आज़ाद अरबी मूल के मुसलमान थे। 2 वर्ष की आयु में उनके पिता हिंदुस्तान में उनको लेकर चले आए थे। ये वही समय है, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, ये वही समय है जब 1857 में भारत में मुस्लिम शासन खत्म करके ईसाइयों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 पास कर दिया था। तो 1858 में पूर्ण रूप से सरकार उनकी आ गई थी और जो बहादुर शाह जफर नाम का बैठा था उसको भी उन्होंने स्क्रैप कर दिया। इसके बाद सऊदी अरेबिया ने लगातार विश्व में जहाँ जहाँ ये सरकारें गिराई गईं वहाँ पर इस तरह के स्कॉलर्स भेजे थे। तो मौलाना आज़ाद के पिता यहाँ भारत में आए थे और तब मौलाना आज़ाद गोद में थे। मौलाना आज़ाद की परवरिश हुई, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में मौलाना आज़ाद की एक और ख़ास बात है कि उनके पिता भारत आ तो गए, लेकिन मौलाना आज़ाद कभी स्कूल नहीं गए। वो तो मदरसे में ही पढ़ते रहे। तो मदरसे से पढ़े और पढ़ कर बड़े हो गए, कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस जिस समय आज़ादी के लिए भारत में इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 पास हो रहा था, नेहरू जी से पहले कांग्रेस के वो उस समय अध्यक्ष थे। एक बात और है कि बंटवारे के समय जब बंटवारे की थीम लिखी जा रही थी भारत में, तब उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आज़ाद हुआ करते थे और उधर से जिना ऊधम मचाए थे कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए। थीम उस समय संभवतः ये थी कि हिंदुस्तान में जो प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो मौलाना आज़ाद बनेंगे और उधर जिना पाकिस्तान ले ही जाएंगे। ऐसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में
एक्सट्रीमिस्ट बैठेंगे वो ज़मीन ले लेंगे और उस ज़मीन से गजवा हिंद करेंगे, गजवा हिंद करके हिंदुस्तान को फतेह करेंगे। इसलिए माउंटबेटन से जिन्ना ने कहा था कि अगर आप हिंदुस्तान हमको पूरा नहीं दे सकते तो फिर आप एक काम कर लीजिए कि आप हमें एक स्वतंत्र भूमि दे दीजिए जहां हम अपनी सेनाएं तैयार करें और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करें। उद्देश्य ये था कि सेनाएं लेने के बाद हिंदुस्तान पर हमला करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी संख्या में नवाब बैठे हुए थे जो मुसलमान थे, तो ये हो रहा था कि इन नवाबों के सहयोग से हिंदुस्तान को फतेह कर लेंगे, हिंदुस्तान पर हमले करेंगे। इसलिए पाकिस्तान एक साइड में नहीं लिया गया, पाकिस्तान हिंदुस्तान के दो सिरों में लिया गया। अब देखिए कि एक सिरे में हिंदुस्तान के तो समुद्र है, दूसरे में हिमालय है, तीसरे सिरे पर चाइना है और उसके अतिरिक्त पूर्व उत्तर में बांग्लादेश जो आज का है वो पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, और जो आज का पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। बाकी सब समुद्र और पहाड़ था हमारा। तो दो हिस्सों से हमले करके, दोनों तरफ से हमले करके हिंदुस्तान को फतेह कर लेंगे। और हिंदुस्तान के अंदर भी उनके लोग बैठे थे, मौलाना आज़ाद जैसे लोग बैठे थे, जाकिर हुसैन जैसे लोग बैठे थे, एम.एच. लारी जैसे लोग बैठे थे, और तमाम आप नाम पढ़ेंगे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उस समय शामिल थे। और संविधान में ये जो आज की जद्दोजहद चल रही है, माइनॉरिटी की जद्दोजहद, रिलीजियस फ्रीडम की जद्दोजहद, फंडामेंटल राइट की जद्दोजहद, अलग यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर पर्सनल लॉ की ये सब कुछ संविधान में शामिल करने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से मुस्लिम लीग ने ये प्लान किया था। मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बनने की चाह रख रहे थे, इसलिए मौलाना ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से वो कांग्रेस के अध्यक्ष स्वतंत्रता के समय बने रहें ताकि कांग्रेस का अध्यक्ष प्रधानमंत्री बन जाए उस समय। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष बदलने के लिए गांधी जी सामने आ गए और उन्होंने कहा भाई चुनाव होना चाहिए। उस चुनाव में सरदार पटेल और नेहरू जी आए, सरदार पटेल के पक्ष में वोट गया था। नेहरू जी की सेपरेट स्टोरी है, माउंटबेटन के सामने वो रोए गए और माउंटबेटन ने अपनी जो प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी उसमें कहा कि नेहरू जी आए मेरे सामने आंसुओं से रोए और बोले कि मेरा करियर तो सब खत्म हो गया, अब आपके हाथ में है। तो माउंटबेटन ने उनसे कह दिया नहीं ये संभव नहीं है क्योंकि कांग्रेस तय करेगी। तो उन्होंने कहा अगर मैं कांग्रेस तोड़ दूं तो कांग्रेस अगर मैं तोड़ दूं तो आपको तो कांग्रेस को ही ट्रांसफर करना है, तो आप नेहरू कांग्रेस को ट्रांसफर कर देना। माउंटबेटन ने ये चिट्ठी अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए लिख दी। इधर देश में गतिविधियां जो चली तो मुझे लगता है गांधी जी को और पटेल को और सबको ये बात समझ आ गई होगी कि नहीं, अगर ये कांग्रेस टूट गई तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इससे अच्छा ये है कि नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनने देते हैं और गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट उस समय सरदार पटेल को दे देते हैं। उस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसी की थी, इसलिए नेहरू इधर प्रधानमंत्री बन गए क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। तो आप सोचिए कि मौलाना की जो पॉलिसी थी वो अध्यक्ष के रूप में यहाँ प्राइम मिनिस्टर बने, वो फेल हो गई उस समय। और हिंदुस्तान फतेह करने की जो पॉलिसी जिन्ना बनाकर गया था वो फेल हो गई थी, लेकिन उसने फिर भी हिंदुस्तान पर हमला कर दिया, जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा कर लिया था। इधर मौलाना आज़ाद ने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, जो कभी इंग्लिश स्कूल नहीं गए, अब नेहरू जी एक तरफ तो भारतीय एजुकेशन को लागू नहीं करते, नेहरू जी मिशनरी के स्कूलों पर ही डिपेंड रह गए। नेहरू जी उसी व्यवस्था पर जो एजुकेशनल प्रणाली अंग्रेजों ने दी उस प्रणाली को ही कंटिन्यू रखे। दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये कंटिन्यू रखा, दूसरी तरफ इसी प्रणाली में न पढ़ा हुआ व्यक्ति, मतलब ये जो प्रणाली जैसी भी थी इस प्रणाली से भी न पढ़ा हुआ मौलाना आज़ाद जो कि मदरसा छाप है उसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। उसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाने के साथ साथ इधर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बाद में बना दी गई और इधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया, ये दो बड़ी यूनिवर्सिटियां थीं जो रिसर्च, ये जो फेलोशिप की आज बात हो रही है, ये रिसर्च और फेलोशिप करती थी। इन्होंने ही पाकिस्तान निर्माण की भूमिका रखी थी और पाकिस्तान कैसे बनेगा ये दो यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर इसमें शामिल थे। पाकिस्तान बनने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के 90% प्रोफेसर पाकिस्तान चले गए, 10% यहाँ रह गए थे, बाकी सब हिंदू इसमें आ गए थे और धीरे धीरे करके आज की तारीख में फिर से AMU जामिया मिलिया में वही हो गया जो 47 में था।
तो ये फेलोशिप का खेल चल रहा था। मौलाना आज़ाद लगातार इन यूनिवर्सिटियों पर मेहरबान थे और यहाँ ज़ाकिर हुसैन और उनका एक भतीजा इन दोनों यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर बन चुका था। मौलाना आज़ाद ने एजुकेशनल व्यवस्था को भारत की ऐसी बनाकर रखा कि वो कम्युनिस्टों के हाथ में चली गई और कम्युनिस्ट स्टाइल में जो भारत में स्कॉलरशिप मिलती थी, जो भारत में मदद मिलती थी, यूनिवर्सिटियों को ग्रांट जाती थी, उस ग्रांट से भारत के विकास की भूमिका लिखी जानी थी, जैसा यूएस में होता है, जैसा यूरोप में होता है कि यूनिवर्सिटियाँ रिसर्चें करती हैं और वो फिर रिसर्चें सरकार को देती हैं, सरकार उस पर पॉलिसी बनाती है। हमारे यहाँ क्या हुआ, इन यूनिवर्सिटियों ने, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया हो, या फिर आजकल जादवपुर यूनिवर्सिटी खूब सारी चर्चा में है, इस तरह की कई यूनिवर्सिटियाँ देश में, हैदराबाद में कई यूनिवर्सिटियाँ जो देश को कैसे फिर से तोड़ा जाए उसके लिए बहुत कुछ प्रयास चलते रहते हैं। और ये सीएए के मूवमेंट के समय पर खुलकर सामने आया, ये भी हमने देख लिया। तो मौलाना आज़ाद मरे तो वो एक किताब लिख गए थे। उस किताब में उन्होंने कहा था कि हमारे एक चैप्टर बाद में खोला जाए मेरे मरने के बाद। उनको लगा था कि लगभग आज़ादी के 30-40 वर्ष बाद भारत पाकिस्तान में विलीन हो चुका होगा और मैं जो यहाँ भूमिका रख रहा हूँ उस भूमिका को के बारे में मेरे विषय में सोचेगा कौन। तो उन्होंने कहा मैं चैप्टर लिख तो जा रहा हूँ कि भविष्य के भारत में कैसे कब्जा होगा, लेकिन इसको खोला जाए बाद में वो पब्लिश भी कुछ पब्लिशर्स ने किया था, वो चैप्टर फिर हटाया गया, किताब पर बैन लगाया गया, आज वो चैप्टर फिर से छुपा दिया गया क्योंकि देश में हंगामा हो गया था। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग उस पुस्तक के उस चैप्टर को लगातार कोट भी करते हैं कि मौलाना आज़ाद जो रोल प्ले करके गए थे वो पूरा हो गया। अब सच्चर कमेटी, ये वो तमाम तरह के प्रयास फिर से 2004 में शुरू हो गए और उनका परिणाम निकला कि मौलाना आज़ाद के नाम से जो फेलोशिप है वो दी जाने लगी एमफिल को और पीएचडी वालों को। स्मृति ईरानी जी जो कि इस समय माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं देश की, मुख्तार अब्बास नकवी के विषय में मैंने आपको बताया था कि मुख्तार अब्बास नकवी किस प्रकार से वक्फ काउंसिल के माध्यम से 4 लाख एकड़ ज़मीन को 8 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ की बना गए थे। उनके विषय में बहुत कुछ जब पता लगा होगा और उन्होंने जो सर्वे के ऑर्डर किए और वो बहुत कुछ, मैंने उस पर एक पूरा लेक्चर डिटेल्ड आपको बताया था। उस पर वक्फ प्लस मुख्तार अब्बास नकवी ऐसा कुछ प्लस डी के दुबे डालेंगे तो आपको यूट्यूब पर वो मिल जाएगा कि क्या खेल खेला गया था। उसके बाद माइनॉरिटी मिनिस्टर के रूप में स्मृति ईरानी बैठी। स्मृति ईरानी जी ने ये स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी। अब ये स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी तो कहा यह जा रहा है कि माइनॉरिटी को दबाने का प्रयास हो रहा है। माइनॉरिटी के लिए सरकार अच्छा नहीं सोचती। भारत में ये दबाव भी लगातार है कि माइनॉरिटीज़ को इस प्रकार की जो स्कॉलरशिप के नाम से सुविधाएं दी जाती हैं, जेएनयू को जो 35-35, 40-40 हज़ार रुपया दिया जाता है महीने का, उससे कन्हैया कुमार पैदा हो रहे हैं। तो क्यों ना जेएनयू को डाइल्यूट कर दिया जाए, क्यों ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को डाइल्यूट कर दिया जाए, क्यों ना जामिया मिलिया को डाइल्यूट कर दिया जाए और इनमें एजुकेशन की व्यवस्था एटलीस्ट वैसी हो जाए जो भारत की बाकी यूनिवर्सिटियों में चलती है कि भैया अपना पैसा 200-400-500 रुपये फीस जमा करो, पढ़ो और अपने पैसे से रिसर्च करो। सरकार क्यों आपके ऊपर खर्च करे जब आपको इंशाल्लाह ही करना है वहाँ, जब आपको यही करना है कि भारत तेरे टेकुड़े होंगे, इंशाल्लाह हर घर से अफजल निकलेगा, कितने अफजल मारोगे, ये सब अगर आपको वहाँ करना है तो भारत सरकार क्यों पैसा खर्च करे। इस बात को लेकर भारत में लगातार बहुत बड़े स्तर पर राष्ट्रवादी लोग प्रश्न कर रहे थे सरकार की मंशा को लेकर। सरकार ने एक अच्छा स्टेप लेते हुए मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप जो कि 750 करोड़ रुपए लगभग पीछे दिया गया था वो पूरी कैंसिल कर दी। अब इसमें लोग कह रहे हैं कि भाई जो लोग पढ़ रहे थे उनको समस्या हो जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि भाई मेरी तो पिछले 4 महीने से आई ही नहीं, ये सब केंद्र की सरकार बीजेपी सरकार है, ये तो माइनॉरिटी विरोधी है, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन स्मृति ईरानी जी का बयान आया, उन्होंने ये कहा कि भाई इस तरह की और भी फेलोशिप चल रही हैं जो ओवरलैप करती हैं, तो हम नहीं चाहते कि राजीव गांधी के नाम से चल रही हैं और तमाम नामों से चल रही, ये फेलोशिप जो मौलाना आज़ाद के नाम से चल रही है ये एक्स्ट्रा फेलोशिप है और ये एक दूसरी स्कीम में ओवरलैप कर रही है। हमारी व्यवस्था में एक तरह की व्यवस्था देंगे, किसको देंगे, कितना देंगे, कैसे देंगे, ये एक व्यवस्था में तय करेंगे। अब ये तमाम तरह की फेलोशिप हैं, लोग अलग अलग तरह से अप्लाई करते हैं, अलग अलग तरह से उसमें आते हैं, ये सब कुछ हम समाप्त करेंगे। इसलिए उन्होंने मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप समाप्त कर दी।
उसको लेकर तमाम एनएसयूआई यानी कि कांग्रेस का स्टूडेंट विंग, कम्युनिस्टों के आइसा जैसा स्टूडेंट विंग, या फिर देश में ओवैसी की पार्टी के लोग, मतलब उनको उनको फॉलो करने वाले लोग, और इस तरह के तमाम तरह के स्कॉलर इस समय आंदोलन पर निकल आए हैं। जेएनयू में खूब प्रदर्शन चल रहे हैं और इसी प्रकार जामिया मिलिया में प्रदर्शन चल रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उस स्टेटस पर लाएंगे, कब जामिया मिलिया को उस स्टेटस पर लाएंगे, कब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को या इस तरह की और यूनिवर्सिटी को बाकी यूनिवर्सिटियों की पैरिटी में लेकर आएंगे। मुझे नहीं लगता कि भारत में इस तरह की रिसर्चों की आवश्यकता भी है जो भारत को जोड़ें कम और भारत को तोड़ने की व्यवस्था ज़्यादा सोचती हूँ। ये एक अच्छा कदम है और इस तरह की रिसर्चें अगर आप लोगों के पास हैं जिसमें ये पता लगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से फंड जाते हैं, क्योंकि सरकारों को भी सब पता नहीं होता, अधिकारियों के हाथ में खेले जा रहे होते हैं। तो आपको अगर पता है कि कौन कौन से फंड कहाँ कहाँ जा रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमको लिखें ताकि सरकार के पास तक मैं उसको फॉरवर्ड कर सकूं, या सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर बैठते हैं, सुनते हैं। मेरा मानना है कि बहुत बड़े स्तर पर गवर्नमेंट मशीनरी मेरे को सुनती है और ये जो मैं बोलता हूँ इससे इनपुट्स लेती है। आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उनको आइडियाज़ नए नए आएंगे, कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से इसमें चल रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।